नमस्कार। क्या किसी धर्म में रिवाज और प्रथा के नाम पर बेटियों को बेचने की मंजूरी दी जा सकती है? क्या शरिया के नाम पर नाबालिग लड़कियों के रेप की इजाजत दी जा सकती है? आज ताल ठोक के हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हैदराबाद में एक ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ जो निकाह के बहाने नाबालिग बेटियों का सौदा अरब के शेखों से करता था। ऐसे 8 शेख पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं जो हैदराबाद में नाबालिग लड़कियों को शादी के लिए खरीदने आए थे और इन शेखों को बेटियां बेचने में मदद हमारे ही देश के मौलाना और काजी कर रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने ऐसे 3 काजियों को गिरफ्तार किया। इन काजियों में मुख्य आरोपी मुंबई का है। मुस्लिम लड़कियों को खरीदने बेचने का धंधा ज्यादातर जिस प्रथा की आड़ में होता है उसे मुता कहते हैं। मुता वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जिसके सहारे शेख भारत में कुछ घंटे, कुछ दिन या फिर कुछ महीनों के लिए लड़कियों से शादी करते हैं। लड़कियों के यौन शोषण और रेप के बाद अपने देशों को लौट जाते हैं और जो शेख लड़कियों को शादी के बाद साथ ले जाते हैं उनकी हालत कुछ वक्त के बाद गुलामों से भी बदतर कर दी जाती है। सवाल यह कि मुता की जो प्रथा बेटियों की बिक्री का सामान बना देती है उसे शरीयत के नाम पर कब तक बर्दाश्त किया जाए? ऐसे मौलवी और काजियों के खिलाफ फतवे क्यों नहीं जारी होते जो शरिया के नाम पर बेटियों को बेचने का धंधा चला रहे? और देश कानून से चलेगा या काजियों की मनमर्जी से? जी न्यूज मानता है कि लड़कियों के शोषण की एक घिनौनी प्रथा फौरन बंद होनी चाहिए और देश को ऐसे काजियों से आजादी मिलनी चाहिए जो बच्चों की खरीद फरोख्त को धंधा धर्म की आड़ में बना लेते हैं। जी न्यूज ने कुछ वक्त पहले अपने कार्यक्रम फतह का फतवा में मुता पर सवाल उठाए थे। तब कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने क्या कहा था, आज आपको वो भी देखना चाहिए और उसके बाद हम आज की इस बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि आज ताल ठोक के हमारे साथ कौन कौन से मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। जो ट्रैवलर मैरिज है जिसके अंदर लोग जाते थे जहाज़ों पे हैं या फौज में हैं तो हर जगह एक बीवी रख लेते थे, उससे निकाह कर लेते थे और वो अपने घर में नहीं आती थी, वो अपने माँ बाप के घर में रहती थी, पेमेंट होती थी। यानी बिल्कुल वो तरीका जो प्रोस्टिट्यूशन का है और रेप का है वो हो रहा है। मुता का मतलब ही होता है प्रॉफिटियरिंग बाय अंग्रेजी में एंड एंजॉयिंग अ थिंग। मुता का मतलब ही वो होता है और उसके लिए वो जो है वो बिल्कुल बैन किया गया है। शिया फिरका है उसको मान रहा है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ से शुरू हुआ था ये जिसको मुता का वर्ड दिया गया वो कंटिन्यू रहा। जैसे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इसको हमने बैन कर दिया, हाँ, लेकिन उसकी विटनेस नहीं हुई थी जैसा कि शिया स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, वो कंटिन्यू कर रहा है। ओके शरीयत में निकाह मुता की कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल। तो कुरान की कोई आयत, हदीस का कोई लफ्ज़ इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मुता कहीं से कहीं तक भी इस्लामिक चीज़ है। ये तो जैसे कहिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक यूरोपियन देन है। मैं क्या कहूँ, इधर भी यहाँ हिंदुस्तान में भी हो रहा है और ये नहीं कि कोई गरीब लोग कर रहे हैं। तमाम मज़ाहिब के नज़दीक मुता हराम है बिल इत्तिफाक। ग्रुप है, गिरोह है शियों में, उसका ये अकीदा है और बल्कि उनके यहाँ ये सिर्फ ये नहीं कि जायज़ ही है, कुछ रातों में तो इसको बड़ा बाबरकत और बड़ी इबादत समझ के किया जाता है। तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ बात करने के लिए शाजिया इल्मी है, टीवी जर्नलिस्ट एंकर रह चुकी हैं, इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी, लेकिन आज बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक पूर्व पत्रकार के तौर पर और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ हैं, वकील हैं, इस्लामिक मैरिज लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया में उन्होंने डॉक्टरेट किया। अतीकुर रहमान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्टडीज पर रिसर्च करते हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, इस्लाम के जानकार हैं, हाजी अली दरगाह और माहिम दरगाह ट्रस्ट के सलाहकार। फराह फैज हमारे साथ हैं, ट्रिपल तलाक मामले में याचिकाकर्ता थी, राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ की अध्यक्ष भी हैं। नाइश हसन हमारे साथ हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर और पूर्व अध्यक्ष हैं। और मौलाना अब्दुल रहमान आबिद हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम राब्ता काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप सबका स्वागत है ताल ठोक के कार्यक्रम में। ये बताते हुए कि 1.5 मिनट का समय पहले सवाल के जवाब में मिलेगा, उस 1.5 मिनट के अंदर आपको अपनी बात पूरी करनी होगी और जब सब एक एक बार अपनी बात कह लेंगे तब ये चर्चा सबके लिए खुल जाएगी। सबसे पहले मौलाना साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शरिया के नाम पर बच्चियों को बेचने की मंजूरी दी जा सकती है? पहले किसी और से पूछ लीजिए, मैं सुन लूँ फिर उसके बाद में कुछ कह लूँगा। आप मुझे अगर आप अलाउ करें तो।
आप इस प्रथा के बारे में जानते नहीं हैं या बोलना नहीं चाहते पहले? नहीं, मैं पहले सुनना चाहता हूँ लोगों को क्या कहते हैं, फिर उसके बाद अगर आप बुलवाएं तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर आप मुझे इतना। मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, आप बाद में बोलना चाहें तो। शुक्रिया बहुत। मुफ्ती मंजूर जियाई, मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या शरिया के नाम पर बच्चों को बेचने की इजाजत है क्या? रोहित भाई, सबसे पहले मैं आपको बता जाना चाहता हूं, जिस तरीके से जी न्यूज़ ने इस प्रथा को ख़त्म करने की मांग की है, आज मैं आपके माध्यम से भी पूरे हिंदुस्तान के तमाम जुडिशनरी से और तमाम लोगों से इस बात का यादा करवाऊंगा और कहूँगा कि इस प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है और शरअ इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं देती है। कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं जिन लोगों ने इस तरीके की प्रथाओं को रखा है और इसको हुकूमत ने खंडन भी किया है और पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर शिकंजा भी कसने की कोशिश की है और पुलिस ने इस पर शिकंजा कसा है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और साथ ही साथ इस बात का यादा करते हैं कि हर वो गलत काम जो इस्लाम के नाम पर हो या किसी और मजहब के नाम के पर किया जाता है, हम उसकी निंदा करते हैं और हमेशा निंदा करते रहेंगे। और बात जहाँ तक मुता की है, तो मुता इस्लामी शियार का हिस्सा नहीं है और शरई नुक्ते नज़र से इसको जायज़ करार नहीं दिया गया है। अइम्मा इकराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुता जो है वो शरीयत में किसी भी सूरत में इसकी गुंजाइश नहीं है। वो लोग जो इस गतिविधियों में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और वो लोग जो इसमें करवाने की कोशिश करते हैं उनको जेल के सलाखों के अंदर डालकर उसके ऊपर में हुकूमत सख्त कार्रवाई करे। हम इसके सपोर्ट में जी न्यूज़ के साथ खड़े थे, हैं और कल भी खड़े रहेंगे। नाइश हसन, आवाज पहुंच रही है सुधीर भाई, रोहित भाई? तो बिल्कुल आपकी आवाज अच्छे से पहुंच रही। नाइश हसन, मौलाना साहब ने बड़े अच्छे से ये बात कही कि हम इसके खिलाफ हैं, थे और आगे भी खड़े रहेंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये गैर कानूनी है जी। कहीं इसकी मंजूरी नहीं है, तो ये वैसा ही गैर कानूनी है जैसा ट्रिपल तलाक था कि गैर कानूनी था पर हो रहा था और अब भी हो रहा। जी देखिए ये लोग तो एक ज़माने से अपने आप को इस्लाम के सवाल को उठाते रहे हैं और उस पर काम करते रहे हैं। हम लोग तो सामाजिक तमाम मुद्दों पे काम करते हैं, तो इनको तो बहुत पहले ही इस पे सवाल उठा देना चाहिए था। वो सवाल भी हम औरतों के ही उसमें आया हिस्से में उठाना। देखिए, मुता का मतलब होता है आनंद, हिंदी में मैं कहूँ उसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, और ये मैरिज आनंद के लिए, अपने प्लेजर के लिए की जाने वाली मैरिज होती है, जो कुछ घंटों के लिए भी होती है, कुछ दिनों के लिए भी। इसके बदले में एक रकम दी जाती है। मैं दूसरी बात कहूँ, इस्लाम के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर यहाँ बैठे हैं, प्रॉफिट ने अपनी ज़िंदगी में ही इस मैरिज को ख़त्म कर दिया था और इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था। लेकिन हमेशा ये होता है कि घोषणा के बाद एक वक्त लगता है चीज़ को ख़त्म होने में। तो हज़रत उमर ने इसको कम्प्लीटली बैन किया, लेकिन अभी भी आप देखते हैं कि असनाशरी जो शिया स्कूल ऑफ थॉट है उसमें ये मैरिज चल रही है। और अभी पिछले महीने एक केस आया था, 13 साल की एक लड़की को 58 ईयर के आदमी के साथ शादी की गई थी। हैदराबाद में मैंने जाके भी देखा है कि तमाम ऐसे केसेस हैं और वो सऊदी अरब से ही नहीं, बॉम्बे से भी आ रहे हैं लोग, आसपास के इलाकों से भी आते हैं और निकाह करते हैं। एक तरह का मैं वैश्यागमन या सेक्स टूरिज्म कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, वो पैसा देके आराम से सेक्स टूरिज्म करते हैं। ठीक नाइस जी, 1.5 मिनट हो गया, आवाज़ आपकी बंद हो गई है, मैं वापस आऊँगा। 1.5 मिनट पहले सवाल के जवाब में मिलता है। अतीकुर रहमान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? होता है, नहीं होता है, होता है तो क्यों होता है, और अगर हो रहा है तो उसको रोकने का तरीका क्या है? जी रोहित जी, देखिए ये बिल्कुल आपने जो स्टोरी बनाई है बिल्कुल वाकई में ये होता है और ज़्यादातर ये साउथ में होता है, हैदराबाद में होता है, मुंबई में होता था बहुत ज़्यादा। अब फिर से इसकी शुरुआत हो रही है और मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा रोशनी डालना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत फिर से ज़्यादा क्यों हो रही है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले साल हमारे फॉर्मर पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई आफ्ताब अहमद खान को सऊदी में भेजा है, खास तौर से इन औरतों का जो इमिग्रेशन होता था हमारे इंडियन पोर्ट से, उसको 90% तक आफ्ताब अहमद खान ने बंद कर दिया है। तो इस वजह से ये अरब के जो लोग हैं, ये मालदार जो लोग हैं, ये अब फिर से हैदराबाद को अपना निशाना बना रहे हैं और ये ज्यादातर हैदराबाद में ही पाया गया है। और इलाकों में भी मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, होगा, लेकिन जैसा कि और पैनलिस्ट पहले बता चुके हैं, मुफ्ती साहब पहले बता चुके हैं, जहां तक कि इस्लाम का सवाल है, ये बैन है, ये हराम है
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट मोहम्मद ने इसको बैन कर दिया था, हजरत उमर ने बैन कर दिया था। अब इंडियन गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां कहीं इसके निशान पाए जाते हैं उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको बंद कराया जाए। मौलाना, लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मौलाना साहब, अब आपसे पूछ रहा हूं। रोहित जी, मैं तो चाहता था कि सभी लोग बोलते, सबसे आखिर में मैं बोलता, लेकिन मैं देखिए बुनियादी तौर पर इस मसले को आप दो एंगल से देख सकते हैं। एक एंगल इसका शरई एंगल है और एक जो असल इसकी सूरत हाल है वो एक समाजी मसला है। ये अरबों में चूँकि एक से ज़ायद शादियां करने का एक रिवाज आम है, लेकिन जिस तरह से बाज़ खुशहाल अरब ममालिक से और खुशहाल अरबों ने आकर के हिंदुस्तान में एक तरह से इसका भी मिसयूज़ करने का काम तो किया है। याद होगा आपको भी, शायद 20 साल पहले भी 96 में इस तरह का एक मसला, 21 साल हो रहे हैं बल्कि, एक मसला इस तरह का आया था और एक अरब के ख़िलाफ़ केस भी दर्ज हुआ था। हैदराबाद ही का किस्सा था वो। वहाँ पर एक मोहल्ला है सलाला बारकस, वहाँ की वो बच्ची थी। और मैं तो चूँकि 84, 85 और 86 के आधा शुरू में हैदराबाद में रहा हूँ, मैंने देखा है कुछ लड़कियाँ तो ऐसी हैं जो खुश होती हैं इस चीज़ पर कि हमारी शादियाँ अरबों से हो रही हैं, लेकिन कुछ वाकई इस तरह के केस भी होते हैं कि उन बेचारों को ये पता ही नहीं होता, वो गरीब होते हैं और गरीब होने की वजह से माँ बाप, चूँकि वहाँ पर एक रिवाज है बड़ा घोड़े जोड़े की रकम का, वो नहीं दे पाते, तो वो इस तरह से अपना बोझ कम कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही गैर अखलाक़ी, गैर कानूनी और गैर शरई तरीक़ा है। हरगिज़ इस तरह के कुरीति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शाज़िया इल्मी, 77 साल के आदमी से 17 साल की लड़की को ब्याह दिया जाए, वो खुश होगी क्या? और क्या उन लड़कियों पे कानून लागू नहीं होगा? और काजी की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो वो शादी करा रहा है कि लड़की 17 साल की और सामने वाला आदमी 77 साल का जिससे शादी हो रही? जी बिल्कुल रोहित जी, मैं बहुत गौर से सारी बातों को सुन रही हूँ। 4 मुख्तलिफ बातें मैं आपको गौरतलब कराना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि जो बार बार कहा जा रहा है कि ये शादी है तो सेक्स टूरिज़्म को या वेश्यावृत्ति को हम किसी तरह की शादी शरई तौर पर या गैर शरई तौर पर नहीं मान सकते। दूसरी बात और बहुत ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जब ये बातें होती हैं या पर्सनल लॉ की बात होती है, मुता हलाला की बात होती है, ट्रिपल तलाक की बात होती है या इस तरह की प्रोस्टिट्यूशन की बात होती है, तो पर्सनल लॉ का हवाला दिया जाता है। सरकार जब कुछ करती है तो कहा जाता है सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब हमारे कुछ पैनलिस्ट कह रहे हैं सरकार क्यों कुछ नहीं इसमें कर रही है, सरकार की जिम्मेदारी है, तो मुझे बड़ा अजीब और गरीब लगता है। तीसरी बात, ये पूरी बात आप जो कह रहे हैं रोहित जी, मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ, लेकिन एक बात है, इस पूरे विषय को जिस तरह से देखा जा रहा है, ये सिर्फ मुसलमान बेटियां नहीं हैं, ये भारतीय लड़कियां हैं, ये हमारी बच्चियां और हमारी बहनें हैं। हम इसे सिर्फ शरई या गैर शरई तौर पर ना देखें, संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें। हमारी इंडियन माइनर्स के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार फॉरेन नेशनल्स आकर हमारी ज़मीन पर कर रहे हैं और हम इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि पर्सनल लॉ की जो गुंजाइश है, ये शरियाई तौर पर हर बात को जो खींचा जाता है और आका जाता है, इसे हटाया जाए और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जो सारी बच्चियों के लिए, सारी बहनों के लिए, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो सिख हो या हिंदू हो, मुसलमान हो, एक तरह से हो, ताकि इस तरह की गुंजाइश ही ना हो। ठीक है शाज़िया, 1.5 मिनट हो गया, वापस आता हूं आपके पास। फराफैज, जल्दी से, आपने तो लंबी लड़ाई लड़ी ट्रिपल तलाक के खिलाफ, आपको लगता है कि समय आ गया है आप लोगों को मुता, खुला, हलाला, इस तरह की चीज़ों के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा? बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे ये सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म नहीं होंगी और इन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शरीयत के नाम पर मौलवी मौलाना लोग, जो सो कॉल्ड मौलाना है, कटमुल्ला जिन्हें हम कह सकते हैं, वो जो अपना वर्चर्स बनाते हैं, उनका एंड तभी होगा जब हम आवाज़ उठाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो मुता निकाह होता है, इसमें जो लड़की का लीगल स्टेटस शादी के बाद होता है, उसमें वो ममतूहा कहलाती है, जौज नहीं कहलाती। जब आम निकाह होता है उसमें लड़की का जो लीगल स्टेटस होता है शादी के बाद, उसमें वो जौज कहलाती है। तो शरिया में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप का परमिशन दिया हुआ है वो जौज के साथ दिया हुआ है, ममतूहा के साथ नहीं दिया हुआ है, इसलिए शरिया में इसको कहीं भी वैलिड नहीं किया गया। तो हम इसको कैसे मान लें? और रही बात ये कि जब तक ये जो काजी नाम की चीज़ है जो हिंदुस्तान में पनप रही हैं और पैरेलल जुडिशरी के माध्यम से पनप रही हैं, जब तक काजी नहीं हटेगा यहाँ से, तब तक इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होगा।
और ये किस्सा जो है वो सबसे अजीब बात यह है कि हैदराबाद है, ओवैसी हर बात में मुसलमान 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 चिल्लाते हैं। आज ओवैसी कहाँ है? आज ओवैसी की बिल्कुल बोलती बंद हो गई है, उनके कहीं स्टेटमेंट नजर नहीं आएंगी। उनको नहीं समझ में आता कि ये मुस्लिम लड़की के साथ में ये ज्यादती हो रही है। बाहर के मुल्क के लोग आकर के इंडियन लड़की के साथ में शादी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनके मुल्क में क्या औरतों की, लड़कियों की कमी हो गई है? वो वहां इसलिए ये निकाह नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर कानून इतने सख्त हैं कि अगर वो इस तरह का कदम उठाएंगे तो उनको जो है सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये इस बात का फायदा इंडिया में आकर के उठाते हैं। ठीक है, मुफ्ती साहब एक चीज बताइए कि अगर शरिया के नाम पे सेक्स टूरिज्म हो रहा है, मैं आपके पास आऊं उसके पहले जल्दी से डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं आपसे एक कमेंट ले लेता हूं, फिर मुफ्ती साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, अगर शरिया के नाम पे सेक्स टूरिज्म हो रहा है तो पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुभना चाहिए कि पहले उन मौलानाओं काजियों को चुभना चाहिए जो ये देख के भी कि आदमी 77 साल का है, ये देखते हुए भी कि वो अंधा देख नहीं सकता, 17 साल की लड़की को उसके साथ शादी पढ़वा देते हैं? नेशनल टीवी पे पूछ रहा हूं कि शरिया है क्या? कभी मुता के लिए कोई मौलाना कह देता है शरिया नहीं है, कभी मुता के लिए कोई मौलाना कह देता है शरिया के लिए। यही ट्रिपल तलाक के लिए सुनता हूं, यही हलाला के लिए सुनता हूं। अरे शरिया कुरान शरीफ है, नंबर 1 मैंने लिख रखे हैं, या शरिया हजूर की हदीसें? अगर हजूर की हदीसें हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी किसने करी? या अबू बकर और उमर की हदीसें हैं, या अली हसन और हुसैन की हदीसें हैं? अबू बकर का बुखारी का कंपाइलेशन माना जाएगा या मुस्लिम का माना जाएगा या दाऊद का माना जाएगा? हुरैरा की हदीसें मानी जाएंगी या बीबी आयशा की मानी जाएंगी? शरिया हनफी से चलेगा, मलकी से चलेगा, सैफी से चलेगा, हनबली से चलेगा या जाफरी से चलेगा? शरिया हिदाया से चलेगा या फतवा आलमगिरी से चलेगा या किताब अल अथर से चलेगा या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखी है मुजमईन खवानीन इस्लामिया, शरिया उससे चलेगा? बड़ा आसान है साहब, टीवी पर बैठ के बोल दिया शरिया नहीं है। अरब से आने वाला, मुझे बात करने दीजिए, मेरा 1.5 मिनट चल रहा है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अरब से आने वाला मुसलमान, लड़की मुसलमान, कारी मुसलमान, मौलाना कह रहे हैं शरिया नहीं है। जिसका मन चाहता है शरिया को अपने हिसाब से दाएं मोड़ देता है, जिसका मन चाहता है अपने हिसाब से बाएं मोड़ देता है। अरे पहले पूरे शरिया को कंपाइल। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया। बिल्कुल, आप बताइए सर, मुफ्ती मंजूर जी आई, आप कह रहे हैं कि ये गलत है, अतीकुर रहमान कह रहे हैं ये गलत है, शाजिया अलमी कह रही हैं गलत है, यहाँ मौलाना साहब बैठे हैं कह रहे हैं गलत है, नाइश हसन कह रही हैं गलत है, फराह फैज कह रही हैं गलत है, मैं कह रहा हूँ गलत है। सर फिर हो कैसे रहा है? गलत है तो कर कौन रहा और करवा कौन रहा है? और सर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ट्रिपल तलाक पे सवाल पूछें तो आप कहते हैं पर्सनल लॉ में दखल नहीं दे सकते। रोहित भाई, यहाँ आपको सूट नहीं कर रहा तो आप कहते हैं कि साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कर नहीं रही। नहीं रोहित भाई, सबसे पहले रोहित भाई मैं कह दूं, अगर आपका सवाल पूरा हो गया हो तो जी, मैं अब पूरे हिंदुस्तान की तरफ से नहीं बल्कि मैं एक जिम्मेदारी के साथ आपसे और तमाम लोगों को और खुसूसन आपके व्यूअर को ये बताना चाहता हूँ, एक बंदा रोहित भाई ऐसा लेकर के आ जाइए आप अपने चैनल पर कि जो बंदा कहे कि ये होना जायज़ है और शरीयत से है, एक बंदा लेकर के आ जाइए। और बात जहां तक तलाक का मामला पहुंच रहा है तो तलाक के मसले पे जो स्कूल ऑफ थॉट के अंदर मसाइल पे केस पेश कर सकती एक बंदा लेकर के आके खड़ा कीजिए ना उसको। रोहित भाई मोहतरमा सुन लीजिए, मुझे कह लेने दिया, उसके बाद आपको मौका मिल जाएगा, आप कह लेंगे, रोहित भाई अगर मुझसे सवाल करते हैं तो फिर मुझसे पूछ लें, फिर लोगों से पूछ लेंगे। अरे मोहतरमा, तलाक के मसले पे आज भी मुसलमान सुन लीजिए ना मोहतरमा, एक एक करके काम, एक एक करके। रोहित जी ये लगातार हो रहा है, तो बहुत सालों से हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, रोहित भाई लोगों से पूछ लीजिए, आप एक बार ये लोगों से साहब पूछ बोल लीजिए, इनसे सवाल कर लीजिए, इनसे जवाब दे दीजिए। शाजिया एक बार वो अपनी बात पूरी कर लें फिर आप बोलिए। रोहित जी मैं आपसे बस ये कहना चाह रही हूँ जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, ये एक ऐसी सीक्रेट है जो ओपन सीक्रेट है, सालों साल से सुन रहे हैं हम लोग इस बात को, सब जानते हैं। जाहिर सी बात है कोई टीवी में आकर ये कहेगा नहीं, और टीवी में आने ना आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मोहतरमा बता दीजिए कि टीवी में आकर के ये नहीं कहेंगे कि जायज है या नाजायज है, ये समझ में नहीं आता आपको कुछ भी। बर्दाश्त कर रही है नहीं, आपसे एक बार चुप हो जाइए भाई साहब, अच्छी अच्छी मीठी मीठी। अरे मोहतरमा पहले कह दीजिए ना, बर्दाश्त करके बताइए आप जानिए इस्लाम में जायज है, और सच बोलना भी सीखिए। अरे बयान सुनिए तो आप समझिए क्यों नहीं, आप
जानती हैं कि हमारा बहुत सीक्रेट है और सीक्रेट के अंदर में ये जायज है। अच्छा सुन तो लीजिए, नहीं सीक्रेट के अंदर में जायज है। आप दोनों सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। पहली बार हम चर्चा नहीं कर रहे हैं मुद्दा मैरिज पे, बातें कर रहे हैं टीवी पर। सुनिए ना, पहली बार हम मुद्दा मैरिज पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसके पहले फतवा का फतवा में बड़ी सीरीज हमने की थी और ऐसे लोग भी थे मौलाना साहब जो इसको जस्टिफाई कर रहे थे। अभी हमने आपको वो क्लिप भी दिखा दी थी, आप कहेंगे तो मैं दोबारा चलवा दूंगा। इसलिए ये कह के खारिज कर देना कि कोई टीवी पे आके डिफेंड नहीं करेगा इस बात को, सर डिफेंड नहीं करेगा उससे हमें दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है कि वो डिफेंड भले ना करे लेकिन पर्दे के पीछे कर तो रहा है, क्या पर्दे के पीछे कर तो रहा है सर, हो तो रही है चीजें। लेकिन रोहित भाई सच्चाई को तो समझना पड़ेगा। सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है उसे समझना पड़ेगा। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि जब तक काजियों को यहाँ पे खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये कंट्रोल नहीं होगा। अल्लाह उसके रसूल के कलाम के अंदर का मसला उठा के देख लीजिए, उसके पीछे काजी मिलेगा। और जो नाजायज है वो नाजायज है, हराम है वो हराम है, और जिसे जायज करार दिया जा सकता है वो जायज ही रहेगा। आपके कहने से या किसी और के कहने से वो जायज हलाल नहीं हो सकता। इंडिया में काजी का कॉन्सेप्ट है या नहीं है? इंडिया में काजी कहां से आ सकता है? एक बार मुफ्ती साहब को बोलने दें। मुफ्ती साहब मुझे ये बता दीजिए, आप लोगों को नहीं पता ये कौन से काजी हैं जो ये कारनामे करते हैं? क्यों नहीं आप उनको डिफेम करते, नेम एंड शेम करते? क्यों नहीं उनके नाम सार्वजनिक करते और कहते कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कहिए ना खुल के, आज मौका है आपके पास, बोलिए। रोहित भाई काजी भी यहूदी हैं और जो आए थे शादी करने वो भी यहूदी हैं और लड़की भी यहूदी है। इस मौके का पूरे बोलिए मुफ्ती साहब बोलिए। वो आप ही बोल लीजिए, क्वेश्चन आपसे है। मुफ्ती साहब आपसे क्वेश्चन है, आप बता दीजिए उनसे। मुफ्ती साहब आपसे सुनिए, पहले सुनना बर्दाश्त कर। आपके पास लिस्ट है ना काजियों की, बताइए ना आज 10 काजियों के नाम बताइए जो ये काम करते हैं, करिए सार्वजनिक उनको। 50 काजियों की लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। 50 काजियों की मैं लिस्ट आपको ऐसी दूंगा रोहित भाई जिसके अंदर में एक भी काजी आप या मैं कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये बंदा करता है। अगर कोई मैं कह रहा हूं उनके नाम लाइए ना जो करते हैं। ये तो आप मानते हैं कि हो रहा है ऐसा? हजारों गुनाह कर रहे हैं। ये तो आप मानते हैं कि ऐसा हो रहा है? हजारों लोग गुनाह कर रहे हैं, ऐसे गुनाह करते हैं जो अगर हो रहा है तो उसके ऊपर अगर हो रहा है कह रहे हैं आप अभी भी, तो फिर बहस क्यों कर रहे हैं? मौलाना पकड़े गए हैं सर, पुलिस ने धर लिया है। हम बहस इसलिए कर रहे हैं कि शरीयत में इजाजत नहीं है। मौलाना आपको बता रहा है कि शरीयत में इजाजत नहीं है और मौलाना आपसे बहस इसलिए नहीं हो रही है कि आप उसके बाद शरीयत में इजाजत है या नहीं उसको दुरुस्त कर लेंगे। उतनी हैसियत नहीं है किसी की कि शरीयत में कुछ है या नहीं आप उसको दुरुस्त करें। बहस इस बात की हो रही है कि ये चीजें हो रही हैं, आप लोगों के बीच से हो रही हैं, आप लोग उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? क्यों पर्दा डालते हैं कह के कि गैर कानूनी है, इजाजत ही नहीं है, कोई नहीं करता इसको? इसलिए जो करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी तो हम मांग कर रहे हैं। मुंबई से धंधा चल रहा है, आप मुंबई में बैठे, आपको नहीं पता? ऐसा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आदमी पकड़ा गया आज मुंबई से, आपको नहीं पता कौन है वो? बॉम्बे के अंदर में इस देखिए, अच्छा एक बात बताइए, बॉम्बे में शराब के धंधे चल रहे हैं या नहीं? ड्रग्स के धंधे चल रहे हैं, उसमें रोज पकड़े जा रहे हैं ऐसे लोग। अच्छा, जो लोग गलत कर रहे हैं उसकी निशानदेही। अभी तो आप कह रहे थे कि काजी है ही नहीं ऐसे, अभी तो आप कह रहे थे ऐसा कोई कर ही नहीं रहा। मैं 50 काजियों से मिलवा देता हूं जो ऐसा करते नहीं है। अब आप उनकी तुलना शराब बेचने वालों से, तस्करी करने वालों से करने लग गए। आप काजियों को रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट कौन देता है साहब? काजियों को रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हुकूमत देती है और हुकूमत क्वेश्चन करती है तो आप कहते हैं पर्सनल लॉ में दखल दोगे तो ऐसी की तैसी कर देंगे। यहीं बैठ के आपने धमकी दी थी ट्रिपल तलाक के मामले में, याद दिला देता हूं आपको अच्छे से। यहीं बैठ के आपने धमकी दी थी, ट्रिपल तलाक में दखल दिया मैंने आपको बताया कि एक तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बवाल हो जाएगा। आप ही ने बैठ के कहा था यहाँ पर हिंदुस्तान से लेकर के आ जाइए, ये काजी तुम लोगों को बना के रखा है। सर रहने दीजिए, इल्म दीन ही नहीं है, हो रहा एक्सपोज हो रहा डबल स्टैंडर्ड। अभी आप कह रहे थे मैं कदम से कदम मिला के साथ खड़ा हूं लास्ट तक, यहाँ 15 मिनट नहीं ठहर पाया। अतीकुर रहमान साहब मुझे ये बताइए, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता है ना सर, आपको तो अच्छा लगेगा कम से कम कि इस तरह का अगर कोई धंधा कर रहा है शरिया के नाम पे बदनाम कर रहा है इस्लाम को, तो आप लोग उसको रोकें। क्यों नहीं ऐसे काजियों के नाम सार्वजनिक किए जाते? क्यों नहीं उनको पकड़ा जाता? क्यों नहीं उनके नाम बाहर लाए जाते? ये करवाते हैं धंधा। सर्टिफिकेट आपने दे रखा है जो काजी आलिम दीन नहीं है। अतीकुर रहमान जी से पूछ रहा हूं मैं सर, वो काजी एक भी काजियों को आप लोगों ने आलिम दीन को सर्टिफिकेट नहीं दिया है। साहब अब मैं अतीकुर रहमान जी से पूछ रहा हूं जी, बोलिए अतीकुर रहमान साहब। जी रोहित जी, देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा पहलू ये है कि जो ये चीज को करवा रहे हैं वो उनके बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार हैं, उनके माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। तो इसमें जो एक कॉम्प्लिसिटी का एंगल है, जो छुपाने का एंगल है, वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए अथॉरिटीज के सामने आमतौर पे ये चीज आती नहीं है, और अगर आ जाए तो बेशक जैसा किसी ने कहा कि वहां की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देखिए कोई भी बुराई को खत्म करने के लिए हमको उसके लिए सबसे पहले अवेयरनेस लाना पड़ेगी, जागृति लाना पड़ेगी कि ये काम जो हो रहा है ये गलत हो रहा है और ये काम बंद होना चाहिए।
अब इसके अंदर अगर हम खिलवाड़ करना चाहेंगे तो देखिए बहुत आसान काम है खिलवाड़ करना, और मजहब कहीं से कहीं तक खींच के लाएंगे तो बेशक इसके अंदर जो है ना खिलवाड़ बनेगा, मजाक बनेगी। चाहिए ये हमको शाजिया जी को भी मैं ये करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अवैसी साहब जो हैं वहां पर बैठे हुए हैदराबाद, किसी ने पॉइंट आउट किया, इसमें अवेयरनेस लाइए। और रोहित जी आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, मगर इसको उलझाइए नहीं, बड़ा मेहरबानी इसको किसी तरह अवेयरनेस लाके पुलिस अथॉरिटीज को ये चीज को हम लोगों को सामने लाके इसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, जिनके घर के अंदर हो रहा है वही बाहर लाने को तैयार नहीं है। ऐसे ही नहीं रुक पाएगा। जिन मौलाना साहब की जिम्मेदारी बनती है पहला सुधार करने की अपने धर्म में, वही उस पे पर्दादारी कर रहे हैं बैठ के। अलाउ करेंगे हम पुलिस के ऊपर कैसे जिम्मेदारी डाल दें इस चीज की कि पुलिस आप फिर कहेंगे हमारे घर में दखल दे रही है पुलिस। पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा हो जाएगा, ये शरीयत का मामला है। आज हम इस्तेमा करेंगे, आज हम इजलास करेंगे, आज हम इकट्ठा करेंगे सब लोगों को, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। अब ये चेंज कर सकते हैं, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, लेकिन सरकार कोई चेंज नहीं कर सकती, सरकार कोई कानून नहीं बना सकती। मेरे हिसाब से जो इस तरह का काम कर रहे हैं वो और शरीयत की दुहाई देते हैं तो उन्हें सजा भी शरीयत के हिसाब से दिया जाना चाहिए। उन्हें सरेआम चौराहे पे खड़ा करके पत्थर मार करके तब तक पत्थर मारा जाना चाहिए जब तक उनकी जान न चली जाए। और उससे पहले जो दाढ़ी रख करके और टोपी ओढ़ करके इस्लाम को बदनाम करते हैं, उनकी दाढ़ी हटवानी चाहिए। ये इस तरह के लाइसेंस लेकर इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते। मार के साहब आपके जुमलों का सख्त इस्लाम को लाके और फिर वही जहाँ सख्त एतराज करना चाहिए वहाँ आप करते नहीं। किसी की दाढ़ी टोपी हटवाने वाली आपको जहाँ आपको सख्त एतराज करना चाहिए वहाँ आप नहीं होता है। जो गलत काम आप कर रही हैं, का प्रोविजन आप है। गलत काम कर रही हैं। कोई चोरी करता है उसके हाथ काटने का प्रोविजन शरिया में है। चिल्लाते रहिए बैठ के, है ना उनका प्रोविजन हाथ काटने का। चिल्लाते रहिए ना बैठ के। सख्त सजा के अरे जब आपको इतना ही पता नहीं है कि शरीयत में किस जुर्म की क्या सजा है, सजा तो बात की बात है मौलाना साहब। एक सेकंड मौलाना साहब, तो प्लीज एक हाथ काटने की सजा अरब में होती है, हमारे अतीक साहब ये लड़कियां खरीदने की परंपरा भी अरब लोगों की है। ये लड़कियां खरीदने की परंपरा भी अरब लोगों की है, ये भारत की परंपरा नहीं है। यहाँ नहीं खरीदी बेची जाती है बेटियां सेक्स के लिए। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है नाइश तो हसन, अरब है रोहित जी। एक सेकंड, नाइश हसन अपनी बात बोलिए, फिर शाजिया इल्मी और रिजवान साहब। मौलाना साहब अंत में आप बोलिए। जी मैं रोहित जी मैं ये बात कह रही हूँ, नाइस अगर आप इजाजत दें एक बार नहीं वो पूरा कर ले पहले, आप राइडर मत लगाइए उनके पहले कि इतना बोलना है। मेरी बात पूरी हो जाए, नाइस जी बोलिए। मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं मैं तो अपने लिए राइडर लगा रहा था। रोहित जी ये 1400 साल से अभी तक ये प्रैक्टिस चल रही है और इसका समाधान ये नहीं है। देखिए राजम्मा और एस हुसैन वाला जो मामला आया था हैदराबाद में बाद का, जिसमें राजम्मा को कोर्ट जाना पड़ा था और कोर्ट में क्योंकि उसका हस्बैंड मर गया था ड्यूरिंग द मुता और उसको प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिल रहे थे, तो ये एक लंबी लड़ाई राजम्मा ने लड़ी है, ये मामला कोर्ट में गया था। तो इसका समाधान मौलानाओं की लड़ाई से नहीं है, इसका समाधान जैसे 3 तलाक के लिए बैन करने की पूरी लड़ाई लड़ी हम सब ने, उसी तरह अगर ये मामला कोर्ट में आके बैन की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो ऐसे ये चलता ही रहेगा। क्योंकि राजम्मा को इतना लंबा लड़ाई सिर्फ इसीलिए लड़नी पड़ी थी कि इसका कहीं कोई समाधान हमारे पास नहीं था। अल्टीमेटली राजम्मा की जीत हुई थी, उसको प्रॉपर्टी में राइट मिला था, पर मुझे लगता है हमें दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। लड़ाई वहां लड़ी जाती है जहां पर अपोज करने वाले लोग होते हैं, यहाँ पर कोई अपोज करने वाला नहीं है, सारे मुसलमान इसका सपोर्ट करते हैं। नहीं कर रहा लेकिन बचा तो रहे सर, पर्दादारी तो सब कर रहे हैं, अपोज नहीं कर रहे हैं कि आप लोग जो लोग नहीं, ये साजिश नहीं है, साजिश नहीं है। जो लोग इस्लाम के नाम पे काम कर रहे थे, महिला संगठन को तो भारत में वजूद मान लीजिए 30 साल से है, उसके पहले से ये सारे संगठन 1937 में भी थे। ठीक है। तो इन लोगों ने तब से आज तक इस्लाम के नाम पे क्या काम किया, क्या रिफॉर्म किया इन्होंने, कोई चीज बेहतर लाके दिखाई इन्होंने, ये सब हम औरतों के कंधे पे है। ठीक है, एक चीज मैं रिजवान साहब और शाजिया आप दोनों के पास आ रहा हूं, उसके पहले आप दोनों भी सुनना चाहेंगे फतह का फतवा कार्यक्रम में एक मौलाना साहब ने किस तरीके से इसे डिफेंड किया, जरा उनकी बात सुनिए। उसके बाद शाजिया और डॉक्टर रिजवान आपसे कमेंट लूंगा, सुनिए। ग्रुप है, गिरोह है शियों में, उसका ये अकीदा है और बल्कि उनके यहाँ ये सिर्फ ये नहीं कि जायज ही है, कुछ रातों में तो इसको बड़ा बाबरकत और बड़ी इबादत समझ के किया जा रहा है।
नहीं तो मतलब अब इसको अगर बचना होगा या बचाना होगा, शाजिया तो उसे शिया सुन्नी करके बचाया जाएगा। वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ रोहित, अगर आप तवक्को करेंगे कि समाज के अंदर से ये हमारे जो आलिम फाजिल लोग अपने को ज़हीन वहीन मौलाना कहते हैं और हर वक्त शरिया समझाते रहते हैं, हनबली स्कूल यह है, शाफी स्कूल ये है और ये सब मालिकी ये है, अगर ये करते रहेंगे तो इसका नतीजा नहीं निकलेगा। आपने ट्रिपल तलाक के मामले में देखा किस पुरजोर तरीके से महिलाओं ने अपनी बात रखी और इन्हीं सारे मौलवियों ने आप ही के चैनल में आकर बार बार कहा कि हस्तक्षेप हम नहीं अलाउ करेंगे। अब टाटा फिस हो गया, सब चुपचाप हो गए, अब कुछ किसी के बोलने की कोई हिम्मत नहीं है क्योंकि प्रूव हो गया कि वो गलत चीज को गैर संवैधानिक शौहरों के घर में जाने का हक नहीं है। वैसे ही आपसे कहना चाह रहे, बोलने दीजिए भाई साहब, बोलने दीजिए भाई साहब, एक मिनट बस, एक मिनट बोलूंगी और ज्यादा नहीं। तो वही अभी किसी ने आईपीसी का जिक्र किया, तो अजीबोगरीब बात है, हम अपने फाउंडिंग फादर्स जो हमारे संविधान या आइन के बहुत मानते हैं, लेकिन सारे कानून, जब इंडियन पीनल कोड सारे सिविल मामलों को देखता है, सीआरपीसी सारे क्रिमिनल मामलों को देखता है और देश के सारे मुसलमान जमहूरियत, भारत की जमहूरियत के आइन को मानते हुए इस बात को में यकीन करते हैं, लेकिन पर्सनल लॉ में क्योंकि इतनी ढील है और गुंजाइश है इसीलिए मिसयूज होता है, इसमें यह हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। तो ये गुंजाइश हो ही क्यों? अगर आप चाहते हैं देश का कानून देश की बेटियों की पूरी तरह से हिफाजत करे, इसमें कानून बराबर होना चाहिए। 18 साल से कम की बच्ची, चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे उसके वालिदैन भी उसे बेचना चाहें तो उनको बेचने का कोई हक नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैंने ओपनिंग कमेंट में भी ये बात अटकी थी, तो हम इसे सिर्फ मुसलमान या शरई तौर पे ना देखें, अपनी देश की बच्चियों की इज्जत के तौर पर इस बात को देखें और उनके हकूक के तौर पर देखें। ओके डॉक्टर रिजवान अहमद बोलिए, फिर मौलाना साहब आप बोलिए। जी रोहित भाई, टीवी डिबेट पर खुदा के वास्ते कोई इंटरफेयर ना करे। टीवी डिबेट पर मौलाना भाइयों के पास एक बहुत बड़ा हथियार है। हथियार क्या है मैं आपको बताता हूं रोहित भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग। हलाला हो रहा है भाई, वो मुसलमान नहीं है। मुता हो रहा है भाई, वो मुसलमान नहीं है। आतंकवाद हो रहा है भाई, वो मुसलमान नहीं है। इसके अलावा वंदे मातरम बोल दिया भाई, वो मुसलमान नहीं है। भारत माता की जय बोल दी भाई, वो मुसलमान नहीं है। अरे खुदा के बंदो, एक लिस्ट बना के दिखा दो हिंदुस्तान को कौन मुसलमान है और कौन नहीं है, उसके बाद तय कर लेंगे मुता होना चाहिए या हलाला होना चाहिए। जब चाहते हो किसी को इस्लाम से बाहर कर देते हो, जब चाहते हो किसी को इस्लाम के अंदर कर लेते हो टीवी पर बैठ के। अरे भाई, जो हैदराबाद में मुता करने आए थे वो क्या सऊदी अरेबिया से यहूदी आए थे क्या जो कारी था वो हिंदू था क्या? जो लड़की थी वो यहूदी थी क्या बात कर देते हो? वो मुसलमान नहीं है। अरे कहो वो मुसलमान है, शर्मिंदा हो कि वो मुसलमान है, जिम्मेदारी लो कि वो मुसलमान है। आपकी समाज भी खराब हो गई है। आंखें बंद करके रात नहीं होती। मामला हल हो जाएगा क्या जियान भाई? ठीक है, कमाल की बात, मामला हल हो जाएगा तो बोल देंगे भाई। अच्छा ठीक है, मौलाना साहब को सुन लीजिए। मौलाना साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बोले मौलाना साहब, आपको कई लोगों को जवाब देना। देखिए रोहित भाई, बुनियादी तौर पर मैंने शुरू में भी ये बात कही थी कि ये मसला शरीयत की बहस का है ही नहीं, चूंकि ये शरीयत का मसला नहीं है, ये मसला कानून का है, ये मसला समाज का है। समाज के अंदर हमारे सैकड़ों बीमारियां और कीड़े पैदा हो गए हैं, उनको मारना जरूरी है और उनको मारने के लिए हर आदमी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि वो खड़ा क्यों नहीं हो रहा, उसको खड़ा होना चाहिए। आप खड़े होंगे एक बात? बिल्कुल, बताइए ऐसे काजियों के नाम जो कराते हैं। सुनिए, बताइए ऐसे काजियों के नाम जो कराते हैं। अब सुनिए, आपने सवाल कर लिया, काजियों के नाम तो बताइए। सुन तो लीजिए, काजी में आ रहा हूं मैं। बताइए ना काजियों के लफ्ज़ काजी जो है आप उसे क्या समझते हैं? यहाँ निकाह पढ़ाने वाला काजी जो है वो एक इस्तिलाही लफ्ज़ है। सुन लीजिए खामोशी के साथ, बड़े भाषण दे रहे थे आपके, और वो जो अरब से आया था वो ईसाई था। काजियों के नाम एक इस्तिलाही लफ्ज़ है काजी। निकाह पढ़ाने वाले को काजी निकाह कहा जाता है। अभी मेरी बहन भी मेरे साथ बैठी हुई कह रही थी कि साहब काजियों को भगा दीजिए। मैं पूछता हूँ निकाह कैसे होगा? अरे भाई, काजी निकाह जो है वही तो निकाह पढ़ाएगा। काजी होना जरूरी नहीं है। अरे जो भी निकाह पढ़ाएगा वही काजी हो गया भाई। मैं कह रहा हूँ लफ्ज़ काजी जो है वो इस्तिलाही है। यहाँ लफ्ज़ काजी जो है वो कोई वो वाला नहीं है कि साहब वो डिग्री लेके आया हुआ है। ये काजी नहीं, वो बिल्कुल गलत ले रही हैं। काजी निकाह जो है वो जज होता ही नहीं है, आपको यही पता नहीं है। यही तो मसला है आपके साथ, क्या आपको नॉलेज है नहीं है और बहस करने बैठ जाते हैं शरीयत पर। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए मौलाना साहब, मुझे रोहित भाई, जो आदमी मुझे कुछ नहीं समझना आपसे।
था ना। सिवाय आगे इसके निकाह कहते हैं। मौलाना साहब मुझे केवल इन्हें ये पता है नहीं और मुझे बहस करने इन्हें बैठ मैं कह रहा हूँ अच्छा इन्हें कुछ नहीं आता जी। आपको तो आता है मुझे सिर्फ ये बता दीजिए जो ये आपके- काम करवा रहा है वो कौन है क्या वो मैरिज- मुसलमान नहीं है वो मैरिज सेंटर क्या वाला वो है मुसलमान नहीं है वो मैरिज सेंटर अगर मुसलमान है मेरा भाई भी है तो अगर- मुजरिम है वाह, वाह। अगर मेरा भाई भी अगर वो बंबई से पकड़ा गया सुन तो लीजिए। उस पे आप अगर लगा रहे हैं अरे सुन तो लीजिए वो हैदराबाद से पकड़े गए उन पे आप अगर लगा रहे हैं सुनिए तकरार को ऊंचा मत ले जाइए मैं कह रहा convenient हूँ argument है अगर ये। मैं भी ये जुर्म कर रहा हूँ मुजरिम हूँ मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए हमें क्या पता आप कर रहे हैं कि नहीं अगर मैं हमें क्या मालूम आप कर रहे हैं कि नहीं अरे आप बताइए ना आप कर रहे हैं कि नहीं आपको पता क्यों नहीं है आप फिर बताइए किस आप बात कर रहे हैं पे कि नहीं बहस कर ऐसा रहे हैं? आप बताइए आपने भी कराई हैं आप ऐसी उसको शादियां काजी नहीं कह सकते मैं ये कह रहा हूँ रोहित एक बात भाई। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ रोहित आपसे भाई। कि देखिए ये मैरिज रोहित सेंटर भाई। मैरिज हाउस तमाम बड़े शहरों में खुले हुए हैं लोग फीस अच्छा। लेते हैं फीस लेकर के हिंदुओं में भी अब मैं- मुसलमानों में अब भी मैं आपको थोड़ा अखबारों पीछे में लेके जाता पूरे हूं। पूरे सब पेज नहीं, एड के अब आते मैं हैं आपको मैरिज के थोड़ा सा लिए पीछे लेके हाँ, जाता पूरे हूँ पूरे इंडियन एक्सप्रेस सुनिए मौलाना साहब सुनिए मेरी बात टाइम्स उठा लीजिए मेरी बात सुन टाइम्स लीजिए उठा मौलाना लीजिए। साहब पता नहीं आपके यहाँ कौन सा सब इंडियन हिंदुओं एक्सप्रेस और ने कौन खोले सा हैं, सब हिंदुओं ने हिंदुस्तान खोले हैं। टाइम्स आता है जिसमें इस तरह के मुसलमानों विज्ञापन पर छपते हैं हमला हमारे यहाँ नहीं आता करने के अब लिए सुनिए एक बार हिंदू नाइस हसन मुसलमानों के सबके नाइस होते हैं, रोहित जी, हसन अगर आप नहीं देखते नाइस मेरा हसन कसूर नहीं। एक सेकंड ये एक कसूर सेकंड आपका नाइस है। हसन जी, जो आज ये कसूर मैरिज आपका है। सेंटर की जी। गवाहियां दे रहे हैं जब हम इनसे कह रहे थे हलाला सेंटर खुले हुए हैं तो ये भाग रहे थे ये कहते हुए कि आप लोग झूठ बोलते हैं ऐसा कोई नहीं हलाला नहीं सेंटर मैरिज नहीं सेंटर होता सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं है आज रोहित जी, इनको मैरिज हिंदुओं सेंटर में दिखाई भी देने है। लगे कल इनको हलाला सेंटर भी दिखेंगे और मुता सेंटर भी दिखेंगे सबके आज इनको मैरिज सेंटर दिख रहा था कल इन्हें हलाला सेंटर दिख रहा था हलाला हर सेंटर तरह के आज भी नहीं है, सेंटर कल भी नहीं अपनी था और ना होगा आसानी के इंशाल्लाह। हिसाब से बना लेते हैं अब अगर कोई आदमी जुर्म बिल्कुल, करे आप लोग इस बात के लिए कोई वो ना माफ दें कीजिएगा, गवाही ना अब दें उनको सुन मेरी लीजिए वो आपकी बारी में आप भी आपकी बारी में नहीं चिल्ला रही थी वो हरियाणा में सोशल पकड़े वर्क गए, में। वो आपकी बारी में नहीं दिल्ली चिल्ला रही थी उनकी पकड़े बात सुन गए। लीजिए आप सुनिए आप सुनिए दिल्ली में पकड़े गए और हरियाणा में पकड़े गए लड़के जो हलाला सेंटर बाकायदा चला रहे थे तब आप उसके बारे में बात कर रहे थे अभी आप कह रहे हैं कि ये मैरिज कहाँ बात सेंटर कर रहे चल थे? रहा है किसने बात आप करी? गलत अब को यही तो गलत मुसीबत है ना, कहने की आप बात पूरा नहीं, बोल सिर्फ झूठ उसके भरम बाद फैला देते पूरी पहली- दुनिया। अरे आप और नेशनल टीवी पे सारा मुझे- सच आपके पास ही है मुझे ना। ये लगता है कि 1880 का एक काजी एक्ट है मेरी मांग है कि ये काजी एक्ट खत्म किया जाए इन लोग की कोई जरूरत नहीं हमारे पास एक जुडिशियल अच्छा सिस्टम है इन लोग की कोई जरूरत जो नहीं जो है कुछ किसी आपकी भी मांग है वो भारत एक के बार क्यों मुसलमान नहीं को आप प्राइम मिनिस्टर को लिख के भेज काजी देते एक्ट की जरूरत ठीक कि है। भाई ये सारा कर ठीक है। दीजिए ये हटा दीजिए अब मैं एक चीज पूछ रहा लिखा हूँ है, शाजिया इल्मी से लिखा लास्ट है। कमेंट। रोहित भाई शाजिया लिखा है इल्मी। रोहित मैंने भाई। लिखा है ठीक है मैं रोहित शाजिया के पास भाई। जाऊं उसके पहले रिजवान आप कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट कमेंट जल्दी छोटा सा रोहित भाई चलिए आज आपके डिबेट में एक बात तय हो गई कि हलाला सेंटर यहूदी चला रहे थे मैरिज सेंटर हिंदू चला रहे थे और अरब से निकाह करने यहाँ ईसाई आपको आए तो साथ थे खून भी वो माँ में कोई जो चाहे मुसलमान बोलते नहीं है रहिए बाकी आपकी सब बात को जात के हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है लोग वो तारिक फतेह की हिसाब में लेने लगे हैं बोल दीजिए कि ये मुसलमान नहीं है बोलिए ना नहीं, ये मैं क्यों मुसलमान कहूं? नहीं जो कुछ है वो दीजिए ना जानते हैं। सर्टिफिकेट वो दीजिए जानते तुरंत। हैं खुद ही यही वो करते नहीं हैं है। आप लोग तो तुरंत नहीं, वो खुद जानते जो हैं आपकी कि वो बात पे क्या- बात ना करे वो मुसलमान नहीं है नहीं भाई वो जानते हैं वो सब- नहीं नहीं आप कह दीजिए ना कि ये मुसलमान नहीं है सच्चा बोलिए ना नहीं वो तो बोलिए झूठा क्यों तो रोक नहीं रहे है आप तो सच्चा कह रहे हैं हैं बोलिए ना झूठा सच्चा कुछ भी है कह रहे हैं ना आप कि ये मुसलमान नहीं सिर्फ है मुसलमान आप तो हैं। कह रहे हैं ना जानते कि नहीं है? वो तो कह रहे हैं ना जानते हैं कि नहीं है? ठीक है कोई रिजवान अब्दुल नाम रखने से नहीं नहीं मुसलमान होता है क्या ठीक है मौलाना साहब ठीक है रिजवान साहब बात पूरी कीजिए फिर शाजिया लास्ट अरब से यहूदी आते हैं अरब से यहूदी आते हैं कादियानी मौलाना, आएंगे अरब से भाई यहूदी आते हैं कादियानी अरब से। आएंगे कादियानी अरब से यहूदी आते हैं कादियानी आएंगे वो कुरान सिखाएंगे और लोगों को हलाला और नए नए हलाला नबी हिंदू पैदा करवा शाजिया करेंगे इल्मी फिर नए नए नबियों के दावे करेंगे मुसलमानों को कहेंगे कि ये नया नबी आया है इस पे यकीन लाओ कादियानी सिखाएगा हलाला हिंदू पंडित अगर आप कादियानी नए नए नबी पैदा करेंगे हर 10 साल पे एक नया नबी आया करेगा वो बताएगा मौलाना साहब एक अंग्रेजी का फ्रेज आज है बात फाइनल हो गई एक अंग्रेजी का फ्रेज है मौलाना साहब नहीं, वॉशिंग नया योर डर्टी नबी लिनन नहीं, इन पब्लिक पर आप जो अपने घर कहेंगे की वही गंदगी ठीक को है। जनता के सामने बीच चौराहे पे लाके रख देना जो आप नहीं, लोग इस हमारे समय घर कर की रहे गंदगी नहीं हैं है। जो आप लोग इस समय कर रहे हैं हमने तो जो आप बिल्कुल लोग ये इस समय कहा कर रहे था कि हैं ये अगर आपके घर की नहीं है तो आप समझ लीजिए आपने आंख बंद कर रखी है रोहित भाई आपने आंखें मूंद रखी है आप अपनी बेटियों को बिकने दे रहे हैं और इसके लिए आपको शर्मिंदा होना चाहिए रोहित भाई शर्मिंदा अगर होना आप चाहिए। लोग मैं शरीफ अगर को आप शरीफ लोग बना के अगर पेश आप लोग वाकई रोहित इस्लाम जी, धर्म इससे के बढ़कर रक्षक मैं हैं बोलूंगी ठेकेदार हैं आपसे। पढ़ाने वाले रोहित हैं ठेकेदार कोई नहीं तो होता। फिर इस्लाम में आपको कोई जिम्मेदारी ठेकेदारी लेनी नहीं चाहिए थी ये बजाय बात- इसके कि आप ये कहते हैं पुलिस पकड़ ले इस्लाम में कोई ठेकेदारी नहीं बोले ये फराफेज बात अगर आप ट्रिपल किसी तलाक शिया के से दिन तो
ठेकेदारी ले रखी थी आपने? ये बात अगर ये कहेगा नहीं शरीय मामले, ये कहेगा कि
ये शरई मामला नहीं है, ये सिर्फ जो है मौलानाओं की बनाई हुई शरिया है और कुछ नहीं है। जो काम इन्हें करना होता है वो शरियत दिखाई देना चाहती है। कभी शिया बन के, कभी सुन्नी बन के, इंतहा ये हो कि वो शरीयत को मौलाना ने बनाई हुई। इनसे क्या बहस करनी चाहिए? सर पीट सकता है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जब तक आप लोग सर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक सेकंड, ऑल इंडिया मुस्लिम महिला आंदोलन जैसे जो काजी बनाते हैं, पढ़ लिख के आया करें, उसके बाद बात करें। जब तक वो मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मौलाना साहब इस बात को याद रखें, दुनिया भर के लोग आपको यहाँ से देखते हैं, वो सारे मुसलमान नहीं है, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी। उनके लिए शिया सुन्नी कोई फर्क नहीं रखता, उनके लिए मुसलमान मुसलमान होता है। तो आप जब इस तरीके की चीजें करने लगते हैं कि वो तो कादियानी हैं, वो तो बरेलवी हैं, वो तो किसी और फिरके के हैं, तो आप अपने घर के झगड़ों को सामने रखते हैं। पहली चीज सर, पहली चीज मैंने तो कहा नहीं कि मैं जानता हूं, आप ही ने कहा। दूसरी चीज, शाजिया इल्मी एक राम रहीम के पकड़े जाने पर तमाम साधु संतों को लेकर सवाल उठने लगे। यहाँ तो हर गली मोहल्ले चौराहे पे ऐसा एक काजी बैठा है जिसको ये टीवी पे बैठे लोग डिफेंड कर रहे हैं, पर्दे डाल रहे हैं। ये राम रहीम से कम है क्या खुद? क्या इन सबको जेल में नहीं होना चाहिए? कोई राम रहीम जैसा बदकिरदार नहीं होता, जो अगर करता है जेल जाएगा। रहने दीजिए मौलाना, रहने दीजिए मौलाना, रहने दीजिए, रहने दीजिए। औरतों को बोलने नहीं देते, औरतों को बोलने नहीं देते, औरतों को आप बोलने नहीं देते, आप बोलने नहीं देते, बोलने नहीं देते। आप शाजिया इल्मी को बोलने नहीं दे रहे हैं। शाजिया इल्मी झूठ बोल रही है, आपने कैसे तय कर लिया? उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। उनको आपका सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। एक को आपने कह दिया मुसलमान नहीं है, दूसरे को कह दिया सच्चा मुसलमान है। आप तय नहीं करेंगे बैठ के। शाजिया अपनी बात खत्म करना 40 सेकंड में पिछली बार जो बात प्लीज उसको सपोर्ट करता हूं। शाजिया रोहित जी आपके चैनल में, मुसलमानों को मुसलमान कभी नहीं कह सकते। रोहित आपके चैनल में जो हम सारी महिलाएं जो बैठी हैं, कितनी बार हम सबको गैर मुसलमान करार दिया गया है? क्या क्या बातें हमारे पर्सनल तौर पर कही गई है? मुझे नहीं याद है। आप उनको बोलने दें। किसी मोमिन को किसी और मोमिन, आप सब जानते हैं कहा क्या क्या कहा गया है। किसी भी मोमिन को किसी और मोमिन को जज करने का कोई हक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये कूड़ा जो है अंधकार का, कुरीतियों का जो कूड़ा है, ये सड़कों पर पड़ा हुआ है। चुप रहिए एक मिनट। चौराहे पे पड़ा हुआ है, इस पर ये कालीन डाल रहे हैं। लेकिन इसको जितना सच तो बोलना ही पड़ेगा, सच से रूबरू होना ही पड़ेगा। अगर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है शरीयत की बहस बनाना ये बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी लड़ाई हमने पहले से शुरू कर रखी है, आज कोई नया नहीं। हमने पहले भी इस सवाल को उठाया, हम आगे भी इस सवाल को उठाते रहेंगे, तब तक जब तक कि इसके सारे पैरोकार और इसको अंजाम देने वाले जेल की सलाखों के पीछे नहीं चले जाते। इसके खिलाफ एक बड़ा सख्त और कड़ा कानून नहीं बन जाता।